नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर उनकी किसी एक पॉलिसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी। तो आइए देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंडर इन 7 सालों में कैसी रही भारत की फॉरेन पॉलिसी। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने इंडिया की जो कन्वेंशनल पॉलिसी थी, जो कि नॉन अलायंस की थी, उसको छोड़ते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करना शुरू किया। नॉन अलायंस एक फेल्ड पॉलिसी थी क्योंकि इसकी वजह से इंडिया कभी भी किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा करीब नहीं आ पाता था और जब जरूरत पड़े तो कोई भी कंट्री इंडिया को हेल्प नहीं करती थी। इसका एक एग्जांपल 1962 में दिखा, जब इंडिया किसी भी कंट्री के पास नहीं था और 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो इंडिया खुद तो चाइना को रोक नहीं पाया और दूसरी तरफ किसी और कंट्री ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अलायंस ऐसा बिल्ड करना शुरू किया कि जो कि इंडिया और जो जिस कंट्री के साथ अलायंस बिल्ड किया जा रहा है उन दोनों के हित में हो। इसके तहत नरेंद्र मोदी ने यूएस के साथ अलायंस शुरू किया। 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसके साथ साथ जो यूएस एफडीआई इंडिया में लाता है, जो 2013 में सिर्फ 24.85 बिलियन यूएस डॉलर्स था, वो 2014 में बढ़ के 33.24 बिलियन डॉलर और 2019 में 41.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके साथ साथ यूएस सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई हो गया इंडिया में 2020 तक। नरेंद्र मोदी की इस फॉरेन पॉलिसी का एक ड्रॉबैक जो कि हो सकता था, जो कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो ये कि रशिया शायद इंडिया के हाथ से निकल जाए। पर लेकिन रशिया इंडिया का अलायंस बना रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेना चालू रखा और एक ट्रेड बना रहा जिससे कि रशिया इंडिया के हाथ से उतना दूर नहीं गया। इसके साथ साथ रशिया को अगर हम और एग्जांपल्स से देखें कि रशिया ने कैसे इंडिया का सपोर्ट किया, तो हम देख सकते हैं कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आर्टिकल 370 की बात आई तो रशिया ने आर्टिकल 370 को एक इंटरनल मैटर बता के खारिज कर दिया। इसके साथ साथ रशिया ने पुलवामा अटैक को भी कंडेम किया। एक और जो चीज सामने आ रही थी वो ये लग रहा था कि जो इंडिया रशिया से डिफेंस ट्रेड कर रहा है उससे यूएस नाराज ना हो जाए। पर लेकिन अगर हम देखें कि जब टर्की ने S-400 रशिया से खरीदे तो उसके ऊपर काटसा एक्ट से सैंक्शंस लगाए गए। तो ये जो सैंक्शंस लगाए गए ये इस बात के बावजूद लगाए गए जबकि टर्की एक नेटो का मेंबर है। पर जब इंडिया ने S-400 की डील की तो इंडिया को थ्रेट्स तो बहुत आए, पर नरेंद्र मोदी इससे डरे नहीं और फाइनली ये हुआ कि यूएस किसी भी तरीके का सैंक्शन इंडिया के ऊपर नहीं लगा पाया। तो ये एक तरीके से स्ट्रांग और स्टेबल लीडरशिप की वजह से था कि रशिया और यूएस दोनों एक साथ इंडिया के अलायंस में आए। पर इंडिया यूएस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हुआ क्योंकि अभी यूएस की ज्यादा जरूरत है इंडिया को और इंडिया की ज्यादा जरूरत है यूएस को। तो ये हमें समझना होगा कि फॉरेन पॉलिसीज कभी भी इमोशंस पर वर्क नहीं करती। फॉरेन पॉलिसीज इस बात पर वर्क करती हैं कि अभी आपको किसकी जरूरत है और किसकी आपको जरूरत है। हो सकता है आज इंडिया को यूएस की ज्यादा जरूरत है तो इंडिया यूएस के साथ अलाइन हो, पर जब इंडिया को रशिया की ज्यादा जरूरत होगी तो इंडिया रशिया के साथ अलाइन होगा। और धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अलायंस बिल्ड कर लिया कि वो धीरे धीरे इंडिया की जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उसके बाद इंडिया को अलायंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग इंडिया के साथ अलायंस बनाना चाहेंगे। मोदी की फॉरेन पॉलिसी में जो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी फॉरेन ट्रिप पे होते हैं तो वो हमेशा वेदों से अपनी बात का रेफरेंस लाते हैं, बार बार वेदों से, इंडियन कल्चर से, और जो हमारी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है उसके बारे में दुनिया को बताते हैं, दुनिया के लोगों को बताते हैं। इसीलिए अभी जो हमने दिवाली मनते हुए देखी पूरे वर्ल्ड में, उसमें एक ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का थोड़ा सा एक परिचय भी नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिलाया। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही 2014 में
योगा डे की शुरुआत 21 जून से करने के लिए यूएन में प्रस्ताव रखा और इसको 175 नेशंस ने एक्सेप्ट किया और एंडोर्स किया। इसके साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति ने अभी जब भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजी ब्राजील को, तो उन्होंने इसको हनुमान से कंपेयर किया कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उसी तरीके से ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इंडिया ने भेजी है। तो ये एक तरीके से इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसको, हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को एक वैश्विक पटल पे रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ साथ अगर हम ये समझे कि ये सब पहले क्यों नहीं होता था, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि शायद पहले के जो हमारे लीडर्स थे वो शायद हमारी रूट से इतने ज्यादा कनेक्टेड ही नहीं थे और उनको शायद इतना कुछ इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने तो एक अमेरिकन एम्बेसडर को यह तक कह दिया था, जब अमेरिकन एम्बेसडर ने राहुल गांधी को कहा कि कुछ इंडियन मुस्लिम्स जो हैं हो सकता है उनकी कुछ सिंपैथी हो लश्कर ए तैयबा की तरफ, तो राहुल गांधी ने यह कहा था कि इंडिया को ज्यादा खतरा रैडिकल हिंदू ग्रुप से है, ना कि लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन से, क्योंकि उस टाइम वोट बैंक पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई थी कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए कि शायद उनका वोट का एक सेक्शन नाराज हो जाए, इंडिया की जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है उसको बदनाम करने पे लगे हुए थे। उन लोगों ने हमारी ही सिविलाइजेशन को एक टेररिस्ट सिविलाइजेशन से कंपेयर कर दिया। उन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया, जिसकी वजह से इंडिया की ग्लोबल इमेज एक बहुत ही ज्यादा टार्निश हुई। इसके साथ साथ इंडिया की जो ग्लोबल इमेज होनी चाहिए थी वो इस तरीके का बन गया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये आतंकवादी सिविलाइजेशन है। क्या हिंदू कभी आतंकवादी सिविलाइजेशन है? इस तरीके का अगर हमारा नैरेटिव रहेगा तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में किसी तरीके का अच्छा बदलाव नहीं आ सकता था। इसके साथ अगर हम कुछ और चीजों को देखें तो हम ये पाएंगे कि जब इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद, तो फिर 27 कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया और कोई भी कंट्री पाकिस्तान के फेवर में मिलिटरीली नहीं आई। मतलब किसी ने भी मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं दिया, जैसा कि 1971 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट दे दिया था। इसके साथ साथ मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस में एक टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी, जिसमें बहुत सारी लॉबिंग लगी और बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीन एक्सपोर्ट को देखें तो इंडिया ने जो वैक्सीन एक्सपोर्ट की उससे इंडिया की एक ग्लोबल इमेज में बहुत अच्छा सुधार आया। और इसके साथ साथ इंडिया की ये जो वैक्सीन एक्सपोर्ट थी ये एक तरीके से ऑब्लिगेटरी भी थी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इंडिया को बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो अगर इंडिया वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना छोड़ देता तो फिर इंडिया को जो वैक्सीन बनाने के लिए चीजें चाहिए थी वो नहीं मिलती। तो इंडिया ने इस चीज को एक तरीके से एक इवेंट में बदला और इसके साथ इसको कई अलग अलग देशों को देना शुरू कर दिया। तो जो अलग अलग देशों को इंडिया ने ये दिया, भले ही वो ऑब्लिगेटरी था पर लेकिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो इसकी वजह से इंडिया को ये फायदा हुआ कि इंडिया की एक ग्लोबल इमेज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित हुई। इसके साथ साथ अगर जब अभिनंदन को पकड़ लिया गया था तो भारत में काफी लोग ऐसा माहौल बनाने लगे थे कि ये मोदी का बिगेस्ट फेलियर है, पर लेकिन अभिनंदन को भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके लिए कुछ हद तक तो हमारी मिलिट्री की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी अरेबियन सी में तैनात कर दी थी। पर लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि इंडिया ने इतनी स्ट्रांग लॉबिंग की पाकिस्तान के अगेंस्ट कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इसके साथ अगर हम ये देखें तो जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट्स दी थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक बहुत टफ स्टैंड लिया और जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए, जो कि कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष का एयरपोर्ट पे स्वागत बहुत भव्य तरीके से होना चाहिए था, पर लेकिन जस्टिन ट्रूडो को मिलने ना पीएम पहुंचे और ना उनके मिनिस्टर्स, जिससे कि एक बहुत कड़ा संदेश जस्टिन ट्रूडो को दे दिया कि आप अपनी औकात में रहो। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना
उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन को इतना बुरा कर गया कि अब पाकिस्तान भीख मांगने के लिए मजबूर है। इसके लिए भी इंडिया को लॉबिंग करनी पड़ी। एक बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी का ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ तो लगभग हर कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट किया अगेंस्ट चाइना। पर लेकिन अगर हम देखते इससे 2014 से पहले की स्थिति में, तो जब भी इंडिया चाइना का टसल होता था तो हो सकता है कभी कभार रशिया इंडिया का फेवर कर देता, यूएस इंडिया का फेवर कर देता, पर लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज थी उनको चाइना हुक और बाय क्रुक अपने फेवर में ले आता था। पर क्योंकि अब इंडिया बाकी नेशंस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था और इसके साथ अपनी डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी कर रहा था, इस वजह से चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ में 99% कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया। इसके साथ जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया तो मलेशिया ने इसके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स जारी की जो कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स थी। उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए कि एक एंटी मुस्लिम लॉ है और वहां पे मुस्लिम्स को ऑप्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो इंडिया ने पाम एक्सपोर्ट मलेशिया से करना बंद कर दिया, जिसके बाद मलेशिया चुप बैठ गया और मलेशिया ने किसी भी तरीके का ऐसा बयान नहीं दिया। इसके साथ अगर हम देखें तो जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर यूएन बनने के लिए वोटिंग करवा रहा था तो उसमें 192 में से 184 कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया। यह भी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके साथ जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए एक बहुत तगड़ी फाइट जारी की है। ये वो सीट है जो कि इंडिया को ऑफर हुई थी, पर लेकिन नेहरू ने इसको डिनाई कर दिया था और चाइना को ऑफर कर दिया था। पर अब इस बात को भुलाकर नरेंद्र मोदी इसके लिए बहुत एक फॉरवर्ड पुश दे रहे हैं, तो इसलिए यूएस ने भी इंडिया को यूएनएससी सीट देने के लिए एग्री कर दिया और यूके ने भी इंडिया को यूएनएससी सीट देने के लिए एग्री कर दिया। तो ऑलमोस्ट सभी नेशंस को इंडिया ने यूएनएससी सीट लेने के लिए एग्री कर दिया है। और इसके साथ साथ डेविड कैमरून जो तब की प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने तो विम्बली स्टेडियम में अनाउंस कर दिया था, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने उनसे कहलवा दिया था कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे इन यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। When it comes to the United Nations, we know what needs to happen. India with a permanent seat at the UN Security Council. Now in Britain, मोदी ने अपने इस टेन्योर में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं। मोदी के ऊपर यह आरोप लगता था कि वह एंटी मुस्लिम है, तो इसलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के संबंध बिगड़ जाएंगे अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए हम देखें तो यूएई, बहरीन, मालदीव्स, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये सब वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अपनी कंट्री का दिया है। इसके साथ 2019 में सुषमा स्वराज को चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था ओआईसी की मीटिंग में। इसके साथ ओआईसी ने कोई भी इतनी इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट जारी नहीं की जो कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट हो। इसके साथ थोड़ी बहुत अभी एक महीने पहले शायद एक कोई स्टेटमेंट जारी की थी, पर उसको भी इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया। पर इसके अलावा ओआईसी ने और इन पूरे टेन्योर में कोई भी स्टेटमेंट, भले ही सीएए, एनआरसी, इनके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट्स जारी नहीं की। इसके साथ दुबई ने भी कश्मीर में अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ अगर हम इजराइल में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो इजराइल में विजिट किए। इसके साथ साथ अभी हाल ही में हमने 777 मिलियन यूएस डॉलर्स की इजराइल से डिफेंस डील की। इसके साथ अभी 29 अक्टूबर 2021 को ही इंडिया इजराइल ने एक 10 ईयर प्लान बनाया ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। इसके साथ अगर हम इसके साथ एक और चीज को देखें तो G20 में जब नरेंद्र मोदी 2014 की मीटिंग में गए थे तो नरेंद्र मोदी के ऊपर यूएस और बाकी जितने वेस्टर्न नेशंस थे उन सब ने बहुत प्रेशर बनाया कि नरेंद्र मोदी कंडेम करे, कोई स्टेटमेंट दे
कि रशिया ने जो एनेक्सेशन क्रीमिया का किया था, पर लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी दबाव में नहीं आए और उन्होंने एक भी स्टेटमेंट रशिया के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे कि रशिया हमारा एक एलाय है और हमें रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देना किसी के प्रेशर में आके। भले ही यूएस हमारा एलाय हो, पर लेकिन हम अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाके किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे। ऐसा ही एक फॉर्म एक्शन हमने देखा था कि जब अभी नरेंद्र मोदी दोबारा G20 में गए थे तो बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगे कि इंडिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत फर्म और बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि अगर आपको ये चाहिए कि इंडिया क्लीन फ्यूल यूज करे तो इंडिया को एनएसजी में डालो। तो इंडिया को एनएसजी में डालने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से बाकी कंट्रीज को मजबूर कर दिया। इसके साथ अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जब फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो वो सिर्फ किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं बल्कि बाकी जितनी कंपनीज के सीईओ होते हैं उनसे भी मिलते हैं। इसकी वजह से इंडिया की एक अच्छी इमेज पूरी दुनिया में बनती है और इसी का नतीजा है कि 2014 में जो इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142nd थी वो 63rd पे आ गई। तो इंडिया ने 79 रैंक्स का ये जंप किया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मोदी का जो एक अच्छी इमेज वर्ल्ड के सामने इंडिया की रखना है वो, और इन्वेस्टर्स कभी भी कतराते नहीं है। हाँ, ये कभी कभी होता है कि जो इंडिया में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि इंडिया कभी प्रोग्रेस करे, वो इंडिया के बारे में फासिस्ट और ये सब वो लिखते हैं, पर लेकिन ये लिखने वाले वो लोग हैं और इनको पढ़ने वाले भी वो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट करने की औकात नहीं है। इसके साथ अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जब भी किसी फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो वो एनआरआई से जरूर मिलते हैं। ये एनआरआई से मिलना इंडिया की सॉफ्ट पावर का परिचय देता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी यूएस में गए थे तो उन्होंने कहा था कि यूएस में सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं और भारत के लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इंडिया ने ये एक अपनी सॉफ्ट पावर का परिचय देते हैं एनआरआई से मिलके। ये मोदी अपनी ब्रांडिंग नहीं बल्कि अपनी कंट्री की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अब नरेंद्र मोदी के सामने कुछ नए चैलेंजेस फॉरेन पॉलिसी को लेके जैसे कि तालिबान से रिलेटेड है, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इजराइल के साथ अभी भी उतना ज्यादा कॉपरेशन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इसके साथ जो पैलेस्टाइन को जो हम सपोर्ट करने लग जाते हैं बीच बीच में, उस सपोर्ट को हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने हमारा ऑल वेदर एलाय है, उसने हमें हर चीज में सपोर्ट किया है। तो यही कुछ नरेंद्र मोदी की कैसी फॉरेन पॉलिसी रही और इसके साथ साथ क्या क्या उनको बदलाव लाने चाहिए, यही था हमारी वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।